गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी अच्छे होंगे। पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर आपका 41 जो है आपके सामने है। नमस्कार भाई सबको। एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लो। आवाज वगैरह साउंड वगैरह दिखाई देना, वीडियो सब ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है। कोई श्रेणी है ए माइनस बी, ए माइनस टू बी, ए माइनस थ्री बी का 10th टर्म T10। 10th टर्म यदि आपको दिया गया है, T10 यदि दिया गया है, तो आप कहोगे a प्लस 9d आपको दिया है 20। ठीक है। तथा श्रेणी का 20वां पद 10 है, तो T20 आपको दिया हुआ है a प्लस 19d इज इक्वल टू 10। सोल्व कर लेंगे तो आएगा 10d बराबर 10, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -1। और d इज इक्वल टू -1 यदि पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 29। a इज इक्वल टू 29 आ गया, d इज इक्वल टू -1 आ गया। x टर्म चाहिए तो टी एक्स इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n-1 यानी x-1 इंटू डिफरेंस तो -1, तो बन जाएगा 30 माइनस एक्स, और 30 माइनस एक्स ऑप्शन है बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 42 है आपका दोस्तों ये। कह रहा है T17 25 है, T25 17 है, तो T12 क्या होगा। नरेंद्र 720 पे इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि 720 आपकी जो जहां आप बैठे हैं वहां स्पीड नहीं है 720 को उठाने की। सॉफ्टवेयर ऑटो मोड पे जो आपकी नेट की स्पीड है उसी अकॉर्डिंग 720 पे 640 पे जो भी आपके फ्रेम है उन पे तभी चलेगा जब वहां आपके पास स्पीड अवेलेबल होगी। और जिस दिने साउंड नहीं आ रही है तो एक बार टिक करो अपने उस पे स्क्रीन पे। चलो आंसर दो फटाफट। कहा गया है कि आपकी सीरीज का 17th टर्म 25 है, 25th टर्म 17 है, यानी 8 नंबर जब बढ़ा तो आपकी टर्म जो है 8 कम हो गई। इसका मतलब यहां 5 नंबर टर्म का जब बढ़ा तो यहां भी टर्म 5 कम हो गई। तो 25 किस से 5 कम है, तो हम कहेंगे 30 से, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज 30। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन ठीक ठाक तो है ना आपके, समझ में तो आ रहे हैं सारे, और आप कर तो पा रहे हो आराम से। लग रहा है आपको मेंस की चीजें हम पढ़ रहे हैं या प्री की ही पढ़ रहे हैं। जो भी आप लोग फील करते हो लिख दिया करो कई कई बार।
हमेशा नहीं लिखना, कभी कभी, ताकि अपने को पता रहे कि हाँ कैसा चल रहा है क्लास में। एक दिन में एक बार, या तो क्लास कंप्लीट होने के बाद या रनिंग क्लास में जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तब लास्ट क्लास तक का, कि हाँ अब तक जो हमने पढ़ा वो ठीक ठाक समझ में हमें आ गया, हमने रिवीजन भी कर लिया। ठीक है। और हाँ, ये हम जो कर रहे हैं इसके बाद जब हम क्वेश्चन व्वेश्चन इधर देख रहे हैं तो हमारा हो भी रहा है। लोकेंद्र कमेंट शो कर रहा है आपका। पीडीएफ मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रखी है, आज मिल जाएगा। पहले 60 क्वेश्चन जो एपी के हैं वो आज पीडीएफ मिल जाएगा, उनको वापस आप कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन की आज पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी। चलो देखो, ध्यान दो क्या कहा है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग, पहले 10 पदों का योग यानी फर्स्ट टर्म प्लस 10th टर्म होगी ए प्लस 9d लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 टर्म है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग उसके पहले 5 पदों के योग का, तो पहले 5 पदों का योग होगा a प्लस 4d, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और बराबर है 5 टर्म्स हैं का 4 गुणा, कुछ नहीं कर रहे, टीएन जो एस एन का फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन वाला, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। लिख दी फर्स्ट टर्म, लिख दी 10th टर्म बाई 2, 10 टर्म है, लिख दी फर्स्ट टर्म 5वीं टर्म बाई 2 और 5 टर्म है का 4 गुणा है, इसलिए 4 से गुणा कर दिया। 10 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9d दोस्तों। और इधर हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4a प्लस 8d। ठीक है, ए को एक तरफ कर लें तो 2a बराबर डी आ जाएगा, और 2a भी बराबर डी आ जाएगा, तो a अपॉन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। तो 2/1 आपका आंसर है ये। क्या पूछा है, पहले पद। ये ध्यान देना, यहाँ पे कई बार हम आंसर देने में गलत कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म और सार्वअंतर यानी डी का, तो a:d का जो रेशियो है वो आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करें। 1:2 भी कई लोगों ने आंसर दिया है, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। चलो फटाफट बताओ क्या है, किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म जो है 22 है, लास्ट टर्म -11 है, इस श्रेणी का योग 66 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। राजेंद्र, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आज मिल जाएगा। ओके, उल्टा कर दिया क्या मैंने, चलो सही कर लो। 1:2 होगा भाई, ठीक है, 1:2 होगा, ठीक है, 1:2 होगा, तो आंसर जो है आपका, हाँ ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। 1:2 होगा तो आंसर होगा ए। चलो फटाफट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वही लगा दो, सम 66 इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म 22 प्लस लास्ट टर्म -11 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो ना है। तो 11 से काट देंगे 6 बार, 2 से गुणा हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू बन जाएगा 12। चलो ठीक है, मैंने कर दिया। हाँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर इन छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कि ये गलतियां आपके 2 नंबर नहीं, पास जो पहले एक सही कर चुके हैं उसका नंबर भी साथ में ले जाएंगी, इसलिए इन गलतियों से बचना है मेरे प्यारे साथियों। चलो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है 10+2 का, किसी समांतर श्रेणी के
पहले 11 पदों का योग पहले 19 पदों के योग के बराबर है, तो पहले 30 पदों का योग क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग पहले 19 पदों के योग के बराबर हो तो पहले 30 पदों का योग क्या होगा? पहली 30 फर्स्ट 30 टर्म्स का सम। देखो पहले 11 पदों का योग लिखना है, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T11, 11 पदों का योग हो गया क्या? बराबर है, ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T11 प्लस T12 प्लस T13 और T19 तक। ये बात जो मैंने लिखी समझ पाए? बोलो यस या नो। इंग्लिश की क्लास 22 से स्टार्ट है, बाकी डेमो क्लास जो है वो आज से स्टार्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसका क्या टाइमिंग है। क्या ये जो पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखा ये समझ पाए आप लोग? बोलो यस या नो। और समझ पाए तो ध्यान दो, देखो पहले 11 टर्म्स का सम पहले 19 टर्म्स के सम के बराबर है, तो पहली 11 टर्म से क्या पहली 11 टर्म कैंसिल आउट, तो T12 प्लस T13 प्लस T14 और T19 तक की जो टर्म्स हैं क्या उनका सम 0 होगा? भाई आपको मैं यदि कहता हूं, देखो मैंने, ध्यान दो बोर्ड पर, मैंने कहा भी, मैंने 1 2 3 4 3 टर्म्स लिखी और इधर मैंने लिखा 5 टर्म्स। ठीक है, इधर मैंने लिखा 5 टर्म्स, तो मैंने कहा पहली 3 टर्म का सम पहली 5 टर्म के सम के बराबर है। इसका मतलब आप कहोगे सर पहली से पहली, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, 3 का सम 3 के बराबर है, ये तो छोड़ दो, और जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उनका सम क्या होगा? 0। ये बात यदि हम समझते हैं तो सीधा हमें ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं थी, हमारे दिमाग में सीधा ही आना चाहिए था कि पहली 11 टर्म का सम यदि पहले 19 टर्म के सम के बराबर है, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 12 से 19 तक जो टर्म्स है उनका सम होगा 0। 12 से 19 टर्म का टर्म, तो 12वीं टर्म होगी a प्लस 11d, 12वीं टर्म होगी a प्लस 11d। ठीक है, 19वीं टर्म क्या होगी? 19वीं टर्म आपके पास होगी a प्लस 18d। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू कितनी टर्म्स हैं? 12 से 19 तक 8 टर्म है, 12 से 19 तक 8 टर्म है, इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 2a प्लस 29, 2a प्लस 29d इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब क्या पूछा है? पहली 30 टर्म का सम, तो पहली 30 टर्म का सम यदि निकालना तो हम लगाएंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली पहले 30 पदों का योग, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 29d, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू टर्म्स कितनी है? 23। ध्यान दो बोर्ड पर, इसकी वैल्यू हमारे पास यहां 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो आंसर होगा 0, इसलिए आंसर कहेंगे 0। नोट करो। देखो सीधा ध्यान दो, देखो जैसे ही क्वेश्चन की इस टाइप की लैंग्वेज आए कि इतने टर्म्स का सम पहले इतने टर्म्स का सम पहले इतने टर्म्स के बराबर है, तो पहली 11 टर्म्स का सम पहले 19 टर्म के बराबर है, इसको 11 से 11 टर्म्स काट दो, कितनी टर्म बची? 8। तो 12 से 19 तक की जो टर्म है उनका सम है 0। 12 से 19 तक का सम है 0, तो लगा दो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 12,
लास्ट टर्म हो गई 19/2 इंटू टोटल टर्म्स है 8, इससे ये आ गया। और 30 टर्म का सम पूछा है। ध्यान दो, देखो 30 टर्म का सम पूछा है, तो पहली टर्म होगी ए, लास्ट टर्म होगी ए अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स डी। कुछ नहीं, सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म है ए, लास्ट टर्म है ए प्लस 29d अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 30। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, पुट कर देंगे। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। थोड़ा सा गौर फरमाएं, और सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि ए ऐसे दिया है, बी ऐसे दिया है, तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। सुभाष, कल की क्लास ऑफ रहेगी जब तक कंफर्म नहीं होता है कि एग्जाम अपना है ही जिस डेट को हम फिक्स कर रखे हैं, क्योंकि अभी जैसे केसेज बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्जाम जिस डेट को उस पर नहीं होगी 99%। तो इसलिए हम सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे, तब आप तैयारी करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जो पुराना पड़ा है उसका रिवीजन कर लें। राजेंद्र, अभी कुछ नहीं कह सकते कि सीएचएसएल का जो एग्जाम है अगस्त में होगा या नहीं होगा। हर्ष, सबके कमेंट जा रहे हैं, आप कमेंटों की टेंशन नहीं लें, हम पढ़ाई की टेंशन लें। यदि मैं आप लोगों को दिख रहा हूं तो आप लोगों की कमेंट भी मुझे दिख रहे हैं, कन्फर्म है। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या कहा है। ए जो है हमारे पास एन टर्म्स हैं, और बी में हमारे पास 2n टर्म्स हैं। इसका मतलब हमें ए अपॉन बी निकालना है, तो एक तरीका तो हमारे पास है एस एन लगा दो यहां, और S2n लगा दो। एक तरीका तो ये फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो लगा दो, हमारे पास पहला तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है, देखो यहां टर्म है n, यहां है 2n, यानी इसकी पहली टर्म और इस सीरीज की दो टर्म। दो टर्म क्यों? क्योंकि डबल टर्म है, इसलिए इसकी एक टर्म यूज लेंगे, इसकी दो टर्म यूज लेंगे। इनका क्या रेशियो आ रहा है, तो हम दो ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 2/3। तो पहली टर्म के अकॉर्डिंग ऐसा आंसर आ रहा है। वैसे ही पहली दो टर्म, यदि ऊपर की पहली दो टर्म लेते हो तो नीचे की पहली चार टर्म लेनी है। पहले कितनी टर्म लेनी है? चार। ऊपर दो तो नीचे चार, डबल है ना, इसलिए तो 1+1/2 +1/4 +1/8। ध्यान देना, ऊपर यदि सोल्व करते हो तो बनता है 5/4, और नीचे यदि सोल्व करते हैं तो बनता है 15/8। ठीक है, देखो 4 से काट देंगे दो बार, 5 से काट देंगे तीन बार, तो दो ऊपर चला जाएगा तो वही 2/3 आएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी आप कर सकते हो, तो आपका आंसर है 2/3। अमित, पूरा 45 में यदि पूरी टर्म्स इक्वल हैं तो पूरी कैंसिल आउट क्यों नहीं की? ध्यान दो, देखो यदि मैं कहता हूं a प्लस बी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, तो a से तो a ही कैंसिल आउट होगा ना, और b से b कैंसिल आउट होगा ना, c कैसे कैंसिल आउट होगा? इसलिए हम कहेंगे c इक्वल टू 0 होगा। समझ गए अमित? कमेंट करें। देखो वापिस ध्यान दो, ऊपर जो सीरीज दी गई है वो n टर्म्स का सम है, तो n टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं यहाँ।
ऐसे ही यहां हमें टू एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जो भी यूज लेके। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं जानना है क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी बनेगा, कैंसिल आउट होगा। इससे अच्छा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे एन टर्म्स और टू एन टर्म्स में, तो ऊपर यदि एक टर्म यूज ले रहे हो तो नीचे दो टर्म यूज लेनी है, इसका रेशियो निकाल लो। और थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए ऊपर की दो टर्म लेके नीचे की चार टर्म लो, उसका आंसर निकाल लो। यदि दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा वही। लास्ट में 8 कहां से है मेरे भाई? पहली सीरीज 1 है, अगली 1/2, अगली 1/4, तो अगला जो यहां टर्म होगा 1/8 होगा क्या? इसलिए हमने चार टर्म लिए यहां। चलो देखो, नेक्स्ट 47 है आपके पास। देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है, क्या कह रहा है ध्यान दो। देखो, कहा है ए बी सी डी और ई। यदि एपी में है और क्वेश्चन पूछा है A-4B+6C-4D-9 की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान दो, एक तरीका तो ये है, ध्यान दो बोर्ड पर, यहां यदि मैं यूज लूं तो क्या B इक्वल टू, इन दोनों का मिड टर्म है, तो A+C/2, यानी बीच वाली टर्म का डबल बराबर होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के बराबर। ऐसे ही इनको यूज लेते हैं, इनको यदि यूज लेते हैं तो बीच वाली टर्म का बराबर होगा B+D के बराबर। ऐसे ही इनको यूज लेते हैं तो बीच वाली जो टर्म है वो बराबर होगी C+E के बराबर। तो यहां से ए बी सी की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। ठीक है, अनुराग डबल इसलिए लिया क्योंकि उसमें ऊपर जो है हमारे पास एन टर्म्स थी और नीचे टू एन टर्म्स हैं, इसलिए ऊपर एक टर्म्स ले रहे हैं तो नीचे दो टर्म लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान दो, या तो ये वैल्यू पुट करें, या देखो थोड़ा सा मैं एक बात बताओ मुझे, यदि यहाँ वेरिएबल में ही आंसर देने हैं और आप कह रहे हो ये सीरीज के ए बी सी डी सीरीज, हमारे पास एपी है, तो क्या मैं एपी मान सकता हूँ 1 2 3 4 5 मेरी एपी है जिसके ये टर्म्स हैं? तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। रख दो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, और ये ई होना चाहिए। मे बी एक बार चेक कर लेते हैं, या तो ई करेंगे या 9 है तो 9 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, देखो यहां से बचेगा 2, 2 प्लस का, यहां से बचेगा प्लस का 1, 3 होगा। तो ये प्लस का ई है, यहां इसको सही करो, ये जो है इसको सही कर लो और इसको सही करके कर लो हमारे पास प्लस का ई कर लो इसको। ठीक है, और प्लस का ई करोगे तो प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का ई कर लो यहां। ठीक है, तो प्लस का ई कर लेंगे, तो ध्यान दो, देखो यहां से बचेगा 2। ठीक है, ये 5 है, ये 2 है, और ये कितना है 8। 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0, इसका आंसर है 0। ठीक है, कोई भी जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे तो या तो हम क्या कर सकते हैं, तीन तीन टर्म्स को कम करें, कंपेयर करेंगे, तो बीच वाली टर्म जो हमारा माध्य होगा उस हिसाब से बी सी डी की वैल्यू जो है वो पुट करो। ठीक है, और या देखो ध्यान दो, एक काम करो, यहां से कोई भी एक एपी लो जिसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 हमने ले ली, 2 3 4 5 6 ले ली, वो पुट कर दो, जो आंसर आ जाए वो आंसर। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? देयर इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इफ एन इक्वल टू 0। यदि एन इक्वल टू 0 हो, एन इक्वल टू 0 हो, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई? अर्थमेटिक मीन का मतलब है समांतर माध्य। क्या मतलब है? समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य? समांतर माध्य होता है दोस्तों,
यदि आपके पास एक टर्म है ए, दूसरी टर्म है बी, तो समांतर माध्य होगा ए प्लस बी बाई टू। यदि आपके पास तीन टर्म है ए, बी और सी, तो समांतर माध्य होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। या यहां पे ऐसा भी कह सकते हो कि बीच वाली जो टर्म है वो इन दोनों का माध्य होगा। इसका मतलब बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी बाई टू। तो हमें क्या कहा गया है, ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? तो ए और बी का समांतर माध्य दो ही टर्म है, तो ए प्लस बी बाई टू होगा क्या? तो n इक्वल टू जीरो होने पर a प्लस बी बाई टू कौन बन रहा है? तो a प्लस बी बाई टू बन रहा है। देखो ध्यान दो, n इक्वल टू जीरो होने पर यहां n इक्वल टू जीरो रखते हैं, n इक्वल टू जीरो रखते हैं, n इज इक्वल टू वन करो इसको, है ना? n इज इक्वल टू इसको वन कर लो, जीरो पे नहीं वन पे। क्या करोगे? n, इफ n इज इक्वल टू वन हो, तो n इज इक्वल टू वन, देखो ध्यान दो, यदि इसमें रखते हैं तो हमारे पास बनेगा a, बनेगा b, और बनेगा नीचे a की पावर जीरो प्लस b की पावर जीरो, तो बन जाएगा a प्लस बी बाई टू। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन है ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। और एसएससी के आए हुए क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन जो है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो एन इक्वल टू क्या होगा? एन इक्वल टू जीरो होगा, एन इक्वल टू वन होगा, एन इक्वल टू टू होगा, एन इक्वल टू थ्री होगा। ऐसा एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसी ए बी दो टर्म है जिनका अर्थमेटिक मीन यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? क्या करेंगे? ध्यान दो, देखो अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो कहेंगे, ध्यान दो, देखो अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो दो टर्म का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू, टू को वन प्लस वन लिख सकते हो। और ये टर्म है अपने पास ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो ए को कंपेयर करो ए की टर्म से, तो ए की पावर वन इज इक्वल टू ए की पावर एन, इसको एन की वैल्यू क्या होगी? वन, जो यहां सेटिस्फाई करती है। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्वेश्चन क्या है? ए और बी का अर्थमेटिक मीन यदि ये है तो एन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे दिया हुआ था। तो ध्यान दो, ए और बी का अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई टू, को क्या लिख सकते हो? वन प्लस वन, जो हमें ये दिया है। तो इस टर्म को या तो इस टर्म के साथ, या इस टर्म को इस टर्म के साथ, या बी की टर्म्स को बी के साथ, और इस टर्म को इसके साथ, किसी भी एक टर्म को किसी एक टर्म से कंपेयर कर लो। कंपेयर अपने किया, ए की पावर वन इज इक्वल टू ए की पावर एन है, तो दोनों को कंपेयर किया, बेस यदि सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो एन इज इक्वल टू वन पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ध्यान दो,
पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दो, जब भी पांच क्रमागत संख्याएं माननी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन माननी है या पांच माननी है, जब भी तीन संख्याएं माननी है तो मानना है आपको, ध्यान दो, पहली टर्म यदि ए है तो बीच वाली से स्टार्ट करना है। बीच वाली टर्म यदि ए है तो इधर जो टर्म होगी वो ए माइनस डी होगी, और इधर जो टर्म होगी वो ए प्लस डी। जब भी किसी पांच लगातार नंबर्स की, तीन लगातार नंबर्स की बात करें तो बीच वाली टर्म हमें पता है वहां एवरेज होती है, इसलिए बीच वाली टर्म से स्टार्ट करो। यदि बीच वाली टर्म ए है तो उससे पहले वाली टर्म ए माइनस डी होगी, और लास्ट वाली जो टर्म होगी वो ए प्लस डी होगी। ऐसे देखो, पांच टर्म्स यदि लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, तो बीच वाली टर्म कौन होगी? यहाँ बीच वाली टर्म कौन है? बीच वाली टर्म है थर्ड, इसलिए थर्ड टर्म को मान लेंगे ए। थर्ड टर्म को मान लेंगे ए, तो ये होगी ए माइनस डी, और ये होगी ए माइनस टू डी, ठीक है, और ये होगी ए प्लस डी, और ये होगी ए माइनस टू डी। ठीक है, समझ गए? और लगातार नंबर्स की यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, यहां जो कहा गया क्रमागत लगातार नंबर है, कंजेकेटिव नंबर्स हैं। कंजेकेटिव नंबर्स में डिफरेंस डी इज इक्वल टू वन होता है क्या? कंजेकेटिव नंबर्स में डी इज इक्वल टू वन होता है ना, डिफरेंस जो होता है वो वन होता है। इसका मतलब बीच वाली टर्म्स ए मानी है तो ये टर्म होगी ए माइनस वन, ये टर्म होगी ए माइनस टू, ये टर्म होगी ए प्लस वन, और ये टर्म होगी ए प्लस टू। ठीक है, और अब ध्यान दो, बीच वाली टर्म यदि हमें चाहिए तो एवरेज चाहिए, तो 250 हमारे पास सम है पांच संख्या का, इसलिए बीच वाली टर्म यानी एवरेज हमारे पास आ गया 50। तो ये यदि 50 है तो ये टर्म होगी 48, और ये टर्म होगी 52। हमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का इंटू, तो ध्यान दो 48 इंटू 52 यदि करते हैं तो ये 50 माइनस दो है, ये 50 प्लस दो है, तो बन जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो 2500 माइनस चार, तो 2496। और 2496 आपका ऑप्शन हो जाएगा 2496, ऑप्शन बी। बोलो, समझ पाए सब लोग? देखो, पांच लगातार नंबर जब भी आपको मानने हो तो पांच लगातार नंबर में बीच वाला नंबर मान लो ए, जो एवरेज होगा। आगे की दो संख्याएं एक एक ज्यादा, पीछे की दो संख्याएं एक एक कम। ठीक है, और ए को 50 कहां से लाए, तो एवरेज निकाल लो। पांच नंबर का सम यदि 250 है, एवरेज आ गया 50, बीच वाली संख्या 50 आ गई, लास्ट वाली दो ज्यादा होगी, पहले वाली दो कम होगी। ठीक है, ये चाहिए तो 49 होगी, और ये चाहिए तो 51 होगी। आपको चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणा, तो 48 इंटू 52 हो जाएगा। और 48 इंटू 52 यदि आपको करना है तो ये देखो, दो कम है, ये दो ज्यादा, इसका मतलब 50 का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, सोल्व कर लेंगे। 50 कैसे माना? 50 ध्यान दो, मानना नहीं, 50 पांच संख्याओं का सम ये है, तो हमने एवरेज निकाली है, इसका मतलब बीच वाली संख्या आ गई। जब भी पांच नंबर्स लगातार हैं तो याद रखना बीच वाला जो नंबर है वो एवरेज होता है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखो, चेक करो, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। चार क्रमागत, कमल 1 2 3 4 5 नहीं मान सकते।
चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। चार होते तो चार ये रहे ना। देखो, यदि आपके पास दो ही नंबर होते हैं, दो ही नंबर, फर्स्ट और सेकंड दो ही टर्म है, तो टर्म मानिए एक होगी ए प्लस डी और एक टर्म होगी ए माइनस डी और एक टर्म होगी ए प्लस डी। यदि चार टर्म मानिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ध्यान दो बोर्ड पर, चार टर्म माननी है तो पहली जो टर्म है वो होगी ए माइनस डी, अगली टर्म होगी ए प्लस डी। देखो ध्यान दो, इनमें टू डी का डिफरेंस है, इसका मतलब आगे जाओगे तो अगली टर्म होगी ए प्लस थ्री डी और पीछे वाली टर्म आएगी तो ए माइनस थ्री डी। ठीक है। अब चार नंबर का बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात समझो, पांच नंबर यदि लिखे हो, एक दो तीन चार पांच, मैंने कहा एवरेज पकड़ो या बीच वाला पकड़ो, तो आप बीच वाला इसको पकड़ लोगे, पर मैंने चार ही नंबर यदि लिखे हैं और मैंने कहा एवरेज पकड़ो या बीच वाला पकड़ो, तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। इसका मतलब हमें 108 जो सम दिया है वो चार नंबर का है। चार से यदि डिवाइड कर दें, चार से यदि डिवाइड कर दें, चार से यदि डिवाइड करेंगे तो चार से डिवाइड करने पर आपका नंबर बन जाएगा 27 तो 27 इनके बीच में नंबर आया है। अब आपको पता है कि यदि इधर जाएंगे तो एक नंबर ज्यादा होगा 28 और इधर और आगे जाएंगे यानी हमारे पास ए आ गया, ऐसे कह सकते हो। एवरेज हमेशा ए आ गया तो एक ए माइनस डी है, सॉरी 26 कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है ना, इधर जा रहे हो तो ये नंबर होगा 26 और ये इवन है, ध्यान दो, देखो इवन नंबर है, इसका मतलब 26 से पहले वाला इन नंबर कौन होगा 24, आगे जाना है तो 28 और उसके बाद वाला इवन नंबर कौन होगा 30। देखो सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ लो, जब भी आपको जब भी आपको पांच नंबर मानने हैं, बीच वाले नंबर को ए कहेंगे, आगे वाले नंबर को ए प्लस डी कहेंगे, आगे वाले नंबर को ए प्लस टू डी कहेंगे, पीछे जाना है तो ए होगा, ए माइनस डी होगा और ए माइनस टू डी होगा। यदि लगातार नंबर है तो डी इज इक्वल टू वन होना है, इवन या ओड नंबर है तो डी इज इक्वल टू टू होना है, बात नंबर एक। ठीक है। यदि यहां हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास चार नंबर है, चार नंबर है तो सबसे पहले नंबर माने जाएंगे इस तरीके से, और इन नंबर के बीच में जो नंबर होगा वो होगा ए। और हमारे पास यदि ए निकालने ने बीच वाला नंबर एवरेज आ गया 27, तो इससे पहले दो इवन नंबर ले लो और इसके बाद के दो इवन नंबर ले लो, कह रहा है फर्स्ट और लास्ट इवन नंबर का गुणा, तो आंसर बन जाएगा 720। चलो यहां तक ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। चलो करो फटाफट करो, आंसर दो फटाफट।
हाँ जी, सब स्टूडेंट्स का आंसर एकदम सही आ रहा है। कितने नंबर हैं हमारे पास? चार। चार नंबर हैं, ये चार नंबर है। ठीक है, इनके एवरेज जब निकालेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा 112। चार नंबर का सम है, चार से डिवाइड कर दो। चार से डिवाइड करेंगे तो टू और एट, 28 हमारे पास। 28 जो है हमारे पास एवरेज आ गया। एवरेज का मतलब बीच वाला नंबर आ गया। अब इससे पहले क्या चाहिए? ओड नंबर चाहिए। तो 28 से पहले ओड नंबर 27, और उससे पहले ओड नंबर 25, इसके बाद ओड नंबर 29, और उसके बाद वाला ओड नंबर 31। यही किया ना आपने, सब लोगों ने ऐसे ही किया ना। तो इन दोनों का सम यदि हमें चाहिए तो हम कह देंगे 56 है। या देखो, ध्यान दो, एक बात मुझे बताओ, सीधा सा इतना नहीं सोच सकते आप कि चार टर्म्स का सम 112 दे रखा है तो दो टर्म का सम क्या होगा? भाई, चार एपी की टर्म्स हैं जिनका सम 112 है, और दो का पूछ रहा है। बाहर वाली दो का पूछ रहा है, बीच वाली दो का पूछ रहा है। चार टर्म्स यदि हमारे पास हैं, उनका सम यदि 112 है, तो इन दोनों का सम 56, इन दोनों का सम 56। तो कोई भी दो, बाहर वाली दो या अंदर वाली दो पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 56। सौरभ, आ चुका आपका आंसर? हाँ, कितनी बार लिखोगे यार? आपने तो लाइन ही लगा दी। हाँ की। चलो सभी स्टूडेंट्स करो, देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब एसएससी से भी ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। आप कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये डिपेंड करेगा आप पे। जी, थोड़ा सा फास्ट आंसर दें, मुझे सभी स्टूडेंट्स के आंसर का इंतजार है। सौरभ, डी आ गया है आपका आंसर, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। हिमांशु, वीडियो लीक हो रहा है मुझे पता है, पर करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जितना फैलेगा उतना, ये मान लो, हम लोगों की पब्लिसिटी है। ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो लीक करने का इधर उधर 500 500 रुपए में जो बेच रहे हैं, ये मान लो कि मदर्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और एक बात और बता दूं, किसी की आईडी यदि गलत यूज ली जाएगी और आईटी टीम को इस बात का पता लग जाएगा, ठीक है, आपके कॉन्फ़िगरेशन से, कि आपका लैपटॉप ये है, आपका मोबाइल ये है, इन दोनों के अलावा यहां आपकी ईमेल आईडी है ही नहीं, उसमें ये आपका चल रहा है कहीं, तो आपकी जो आईडी है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, अंतिमा कमेंट विजिबल है। देखो, हमें क्या करना है, 20 को चार पार्ट में डिवाइड करना है मेरे दोस्तों। 20 को चार पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट यदि मैं मानता हूं a माइनस डी, और दूसरा पार्ट मैं मानता हूं a प्लस डी, और तीसरा पार्ट मैं मानता हूं, इन दोनों में 2d का डिफरेंस है ना, तो आगे भी 2d जाएगा इसलिए 3d, और पीछे भी 2d आएगा इसलिए a माइनस 3d। ध्यान दो, a माइनस डी और a प्लस डी माना, तो इन दोनों में डिफरेंस 2d का, तो यहां भी 2d का डिफरेंस होना चाहिए, यहां भी 2d का डिफरेंस हो चाहिए। ये चार टर्म्स हमने मान ली कि 20 को चार पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो ध्यान दो, 20 इन चारों का सम है, तो क्या 4a इज इक्वल टू 20 है? तो क्या आपको पता लग गया इससे a बराबर 5 है? पता लग गया क्या a बराबर 5 है? क्या कहा है? प्रथम और चौथे पद का गुणा। प्रथम और चौथे पद का जब गुणा करोगे तो बन जाएगा 25। a की वैल्यू 5 रख रहा हूं मैं, 25 माइनस डी स्क्वायर अपॉन दूसरे और तीसरे पद का गुणा, इन दोनों का गुणा कर रहा है तो a की वैल्यू 5 रख रहा हूं मैं, तो 25 माइनस डी स्क्वायर, जो दोस्तों हमें दिया गया है 2:3।
ध्यान दो, यहां यदि हम सोल्व करें तो ये बन रहा है 75 और ये बन रहा है 50। 75 और 50 का डिफरेंस हो गया 25 इज इक्वल टू, ये बन रहा है 27 और ये बन रहा है 2, तो ये भी हो गया 25d²। इसका मतलब डी की वैल्यू अपने पास है 1, डी की वैल्यू है 1। तो सबसे बड़े वाला भाग कौन है? सबसे बड़े वाला भाग ये है। तो ए की वैल्यू तो 5 रख दो, डी की वैल्यू 1 रख दो, तो आंसर बन जाएगा 8। इसलिए दोस्तों आपका आंसर है 8। पूरा अर्थमेटिक और एडवांस सतीश जिस दिन पूरी मेहनत कर ली आपने हम लोगों के साथ, ये कन्फर्म है, उस दिन आप चाहे किसी भी एग्जाम में उतर जाना, कैट के एग्जाम में, सीडीएस में, कहीं भी, और आपका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो हमें आके बोल देना दोनों को कि सर आपने ये पढ़ाया और ये हुआ ही नहीं। हाँ ये जरूर है दोस्तों, हम जब पढ़ाएंगे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्लासेज भी ज्यादा होंगी और हमारे साथ मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये कंप्लीट है कि हम लोगों ने एक ही चीज सीखी है। ये एक बात मैं आपको बता दूं, हम दोनों ने सैनिक मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रखी है। तो सिक्स क्लास में हम लोगों ने जब फिफ्थ और सिक्स क्लास में ही हम लोगों ने पूरी मैथ्स को 7-8 बार निकाला है, और वो भी 6 to 10 क्लास की सभी बोर्ड की। तो हमें एक ही बात सीखी है वहां से, कि जब तक स्टूडेंट्स को आप इतना नहीं करवा देते हो कि वो कोई भी एग्जाम फाइट कर पाए, तो तब तक हम लगे रहते हैं आप लोगों के साथ। बट उसका आप यदि रिजल्ट देना चाहते हो दोस्तों, तो उसका एक ही कारण है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, बस एक चीज आप तो ठान लो कि जो दोनों ने पढ़ा दिया उसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है। और ये कन्फर्म है, हो सकता है दोस्तों कभी नंबर सिस्टम में, कभी आपको सिंप्लीफिकेशन में, कभी जब आप मेंसुरेशन में सर के साथ जाएंगे तो कुछ जगह आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप कहेंगे सर ये तो बहुत हाई लेवल है और हमें ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। वो दोस्तों इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि आपका दिमाग खुल जाए, कैलकुलेशन में दिमाग खुल जाए, मेंसुरेशन में आपका दिमाग खुल जाए, जो नया क्वेश्चन आए आप उसको सोच पाए। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर ने बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया है या बहुत इजी पढ़ा दिया है। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो पूरी एसएससी से रिलेवेंट है। हाँ हो सकता है वहां पे क्वेश्चन नहीं आया, पर जिस दिन उस दिन वहां पे क्वेश्चन आएगा उस दिन आप ही कर पाएंगे। ठीक है, बट हाँ एक बात याद रखना, जो हम दोनों पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये मैथ्स का जो बैच है, अब तक जितने भी मैथ्स स्पेशल के बैच निकले हैं, आप उनसे मिलना स्टूडेंट से, कोई यदि आपका दोस्त है तो, और उसने यदि 4 से 5 बार रिवीजन किया है तो कन्फर्म मेंस में 190 प्लस और प्री में 50 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप भी यदि चाहते हो प्री में 50 में से 50 मार्क्स आए और मेंस में 190 प्लस मार्क्स आए, तो रेगुलर जो पढ़ाया जा रहा है उसका टारगेट कर लो कि मुझे 5 बार इन वीडियोज को देखने हैं, 5 बार रफ कॉपी में नोट्स बनाने हैं। उसके बाद यदि कुछ भी आपके दिमाग से क्यों रह जाए तो हमें बोल देना। ठीक है, बढ़े आगे। 52 वाला वापिस देखो, ध्यान दो, आपको क्या करना है, 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 नंबर जब भी मानने हैं, मैंने कहा पहला नंबर मानना A-D, A+D। यदि 5 मानने होते तो A से स्टार्ट करते। याद रखना, 5 मानने हो तो बीच वाली टर्म A होगी, और 4 मानने हो तो बीच वाली टर्म A को छोड़ना है, फिर टर्म होगी A-D, A+D। चारों का जो सम है 20 है, सोल्व कर लो, ए आ जाएगा। चारों का सम 20 है, ए आ जाएगा। अब ए की वैल्यू 5 रख दो, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा का रेशियो दे रखा है। आपको लास्ट टर्म पूछिए तो ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 53 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो सेम जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम जो ऑप्शन जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसको सोल्व करना, और इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है क्या होगा? चेक करना, इसको चेक कर लेना, आंसर ये होगा, और कैसे आएगा वो चेक करना सभी लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 54। चलो फटाफट आंसर दो 54 का।
कितनी टर्म्स माननी है? 5। कितनी टर्म्स माननी है? 5। तो 5 टर्म्स माननी है। मैं हिंट देता हूं, करना खुद। पी क्यू आर एस टी, तो आर को मान लेना ए, तो ये होगा ए प्लस डी, और ये होगा ए प्लस 2D। ठीक है। ऐसे ही यदि इधर जाओगे तो ए माइनस डी, और ये हो जाएगा ए माइनस 2D। ये टर्म हो गई पी, ये हो गई क्यू, ये हो गई आर, ये एस, और ये टी। ठीक है। कह रहे पांचों टर्म्स का जो सम है, पांचों नहीं, पी आर और टी का सम जो है, पी का, आर का और टी का सम जो है -12 है। तो जो पी आर टी का सम जोड़ोगे तो 3a बनेगा, और 3a -12 है, तो a इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है। पी क्यू आर का गुणा, तो इन तीनों का गुणा, ए की वैल्यू -4 आई क्या, रख दो, तो बनेगा -4, -4 माइनस डी, और -4 -2D इज इक्वल टू है 8। ठीक है। कर लेंगे क्या, बोलो इसको सोल्व। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व करना, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -3। क्या पूछा है? पहला टर्म बताओ। तो पहला टर्म तो ये है ना, तो रख दो -4 -2 इंटू -3, तो बन जाएगा -4 + 6, और -4 + 6 तो आंसर हो जाएगा 2। तो इसलिए आंसर बोलेंगे सी। चलो नेक्स्ट देखो 55। कहा है ये 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स एपी में है। ध्यान देना, ये तीनों टर्म यदि एपी में है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, सेकंड टर्म में से सी प्लस ए में से बी प्लस सी का जो डिफरेंस है, क्या वही डिफरेंस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाने पे आएगा? बोलो यस या नो। क्या डी जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर जो डिफरेंस आएगा, क्या थर्ड में से सेकंड घटाने पर भी वही डिफरेंस आएगा क्या? और ऐसा यदि है दोस्तों, तो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको सोल्व कर लो। एलसीएम आ जाएगा आपका c प्लस ए और b प्लस सी। एलसीएम आ जाएगा नहीं, और यहां से b प्लस सी में से ये यदि माइनस करते हैं तो ऊपर आ जाएगा c माइनस ए। इधर भी एलसीएम ले लो, बन जाएगा a प्लस बी और c प्लस ए। ठीक है। सोल्व करेंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा c माइनस बी। ध्यान दो, c प्लस ए दोनों जगह है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दो, देखो सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस ए। ठीक है। तो ये देखो ऐसा तभी आएगा, ध्यान देना, देखो सी आपकी लास्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, दो दो का डिफरेंस तभी बराबर होगा जब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में हो, एपी में हो। यहां आपका कैंसिल आउट हुआ कौन, सी। अच्छा, सी कैंसिल आउट हुआ यहाँ, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लेना भाई। यहाँ ध्यान दे लेना, सी यदि कैंसिल आउट होता है, सी यदि कैंसिल आउट होता है तो बी माइनस ए बनेगा, और बी माइनस ए बनेगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। थोड़ा सा चेंज कर लेना। वापिस देखो, ध्यान दो, 3 टर्म है आपके पास एक्स वाई जेड, और आपने कहा एपी में, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा क्या, बस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। सोल्व कर लो, तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारी एपी में है, तभी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक सीरीज है 3 7 11 15।
ठीक है, दूसरी सीरीज है 1, 6, 11, 16। तो ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, 1 और 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, ऐसे चलती जाएगी। 1 और 5 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36, 36 और 5 41, ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। तो इनके कह रहा है प्रथम 20 उभयनिष्ठ पद जो है, प्रथम 20 उभयनिष्ठ पद जो है का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो, ऐसे है क्वेश्चन। तो पहली 20 जो टर्म होंगी उनका सम ज्ञात करना है, और कॉमन वाली। तो पहली कॉमन टर्म कौन आई? कॉमन टर्म 11 आई दोनों सीरीज में। अगली कॉमन टर्म कौन आई? 31। इसका मतलब पहली टर्म 11 है, अगली टर्म 31 है, ऐसी 20 टर्म का सम ज्ञात करना है। तो a इज इक्वल टू 11 आ गया और d इज इक्वल टू 20 आ गया। पर देखो ध्यान दो, यहां तो हमें मिल गया d, सेकंड टर्म कॉमन वाली मिल गई, इसलिए d पता लग गया। यदि d पता नहीं लगे आपको इतनी टर्म्स लिखने पर, तो ध्यान देना यहां d कितना है? 4। यहां d कितना है? 5। तो याद रखना, जब भी दोनों की कॉमन टर्म्स की बात करता हो, जब भी दोनों की कॉमन टर्म्स की बात करें, कॉमन टर्म से बनी एपी की बात करें, कॉमन टर्म से बनी एपी की बात करें, तो जो डिफरेंस है, यहां 4 है या 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 20 लोगे, डी आ जाएगा। हमें एन टर्म्स का सम करना है, तो लगा दो n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 20। 380 402 बन जाएगा, तो 4020 आपका हो जाएगा आंसर। देखो ध्यान दो, एक तरीका तो है आप सीरीज लिखें पहली और सीरीज लिखें दूसरी, दोनों की कॉमन टर्म देखें। एक तो पता है आगे जाके 31 और हो गई, यानी कॉमन डिफरेंस 20 आ गया, फर्स्ट टर्म 11 आ गई, ऐसे 20 टर्म का सम करना है। ठीक है, बट यदि ध्यान दो बोर्ड पर, यदि आपके पास ऐसे 20-30 टर्म लिखने पर भी कॉमन टर्म नहीं मिले, तो याद रखना, यदि हमारे को जब भी कॉमन टर्म से बनी एपी चाहिए, तो याद रखो, देखो पहली टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। यहां दूसरी टर्म्स का दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है। तो कॉमन टर्म से जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस है उनका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 20। पता लग गया, फर्स्ट टर्म 11 थी और कॉमन डिफरेंस 20 है ही। तो आपको यदि निकालना है, क्या निकालना है? एस एन। तो लगा दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कर लेंगे बोलो ऐसे क्वेश्चंस को? तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 60।
तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है। एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, आप देख लेना चारों क्वेश्चंस को वीडियो रोक के। ठीक है, और इन 60 क्वेश्चन की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। एक बार सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। और एपी आपका कंप्लीट हो चुका है। मंडे से हम पढ़ेंगे जीपी और एचपी। ठीक है, थैंक यू। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बाहर मत निकलना और बाहर नहीं घूमना। थैंक